गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आर्य। आज भूगोल विषय के अंतर्गत हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक के द्वितीय पाठ विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको विश्व जनसंख्या का जो वितरण है उसके बारे में अध्यापन वीडियो के माध्यम से करा दिया है। आज हम विश्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनका अध्ययन करेंगे। विश्व की जो जनसंख्या है वो एक समान नहीं है। किसी क्षेत्र में तो जनसंख्या अधिक है और किसी क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम है। इसके विभिन्न कारक हैं। वो भौगोलिक कारक भी हो सकते हैं, आर्थिक कारक भी हो सकते हैं और वह सामाजिक व सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं। हम आज इन्हीं कारकों के माध्यम से विश्व की जनसंख्या के वितरण को जो समझेंगे कि किस प्रकार से विश्व की जनसंख्या का जो एक वितरण है वो असमान है, क्यों अधिक जनसंख्या है कहीं पर और कहीं पर बहुत विरल यानी कम जनसंख्या है। तो सबसे पहला जो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में सबसे पहले जल की उपलब्धता जो है हम इसका अध्ययन करेंगे। तो भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, यह बात बहुत ही अति आवश्यक है कि जल की उपयोगिता हम सभी जानते हैं। जल हमारे लिए, मानव के लिए और सभी जीवधारी पेड़ पौधों सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मानव के लिए विशेषता इसलिए क्योंकि जो मानव का जनजीवन है वह जल पर ही निर्भर करता है। मानव की दैनिक आवश्यकताओं के लिए जल एक उपयोगी संसाधन है। जल अपितु मानव के लिए दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी है। साथ ही साथ जल खेती करने के लिए भी काफ़ी उपयोगी। तो जिस जगह पर जल की अधिक उपलब्धता होगी यानी प्राप्ति होगी, मानव का बसाव बहुत अधिक उस क्षेत्र में होगा, यानी मानव की जो जनसंख्या होगी उस क्षेत्र में बहुत अधिक होगी। अधिकतर प्राय यह नदियों के किनारे देखा जाता है। गंगा नदी, सिंधु नदी, भारत में भी जो बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं उन नदी के किनारे सभ्यताओं का विकास क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जल की उपलब्धता होती है, जल की प्रचुर मात्रा होती है। और जिस प्रकार से जल मानव की एक बहुत दैनिक आवश्यकता है, एक मूलभूत आवश्यकता है, एक इसलिए नदियों के किनारे और जहाँ जल की उपलब्धता होती है वहाँ पर मानव का बसाव या मानव की सभ्यताओं का विकास होता है। भौतिक कारण में दूसरा कारण है भू आकृति। यानी भू आकृति किसी भी क्षेत्र की, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो धरातल है, स्थल क्षेत्र है जिसे हम स्थल मंडल भी बोलते हैं, वह विभिन्न प्रकार से उसमें विविधताएं हैं, वो एक जैसा नहीं है। वो एक जैसा नहीं है क्योंकि कहीं कहीं पर उसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी ग्लेशियर का क्षेत्र है, कहीं पर जलीय क्षेत्र है और कहीं पर सपाट समतल मैदान है। तो स्पष्ट सी बात है कि मैदानी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र की अपेक्षा भूमि अधिक होती है, समतल होती है, जहाँ पर यातायात के संसाधनों का, सड़कों का, रेल मार्गों का आसानी से इनका विकास करा जा सकता है, इनका जाल फैलाया जा सकता है, सड़कें निर्माण करने में काफ़ी आसानी होती है। इसलिए समतल भू आकृति में अधिक लोग निवास करते हैं और इसकी अपेक्षा जो पर्वतीय ऊंचे क्षेत्र हैं, हिमालय के ऊंचे ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वहाँ लोगों की जनसंख्या कम क्यों होती है, विरल क्यों होती है? क्योंकि वहाँ की जो भू आकृति है वहाँ के लोगों को, उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को उस प्रकार की सुविधा नहीं दे पाती जिस प्रकार की सुविधा उन्हें मैदानी क्षेत्र में, नहीं समतल पठारी और मैदानी क्षेत्रों में मिल पाती है। फिर है जलवायु। जलवायु भी मानव के जनजीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है और जलवायु अगर
ना तो अधिक गर्म होगी या ना अधिक ठंडी होगी, यानी कि सम भूमध्य सागरीय जलवायु। यह वो जलवायु है जहाँ पर ना तो अधिक गर्म होता है ना अधिक ठंडा होता है। लगभग लगभग ये मध्य अक्षांशों के बीच पाई जाती है। ये 45 से लेके 60 अक्षांशों के दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध के मध्य पाई जाती है। इस जलवायु में जनसंख्या अधिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो अधिक ठंडा होता है ना ही अधिक गर्म होता है, और यह जलवायु प्राय अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी यूरोप में अधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है। और इसकी विपरीत आप देखेंगे कि जहाँ बहुत अधिक गर्म होता है, यानी कि भूमध्य रेखा के पास, वहाँ जनसंख्या कम होगी। और जहाँ बहुत अधिक ठंडा यानी बर्फ़ जमी रहती है वर्ष भर, जैसे कि अंटार्कटिक और आर्कटिक के क्षेत्र हैं, वहाँ बहुत अधिक ठंड की वजह से वहाँ कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ जीवन जीने के लिए जलवायु काफ़ी विषम है। बात करते हैं मृदा। मृदा भी एक संसाधन है। मानव के लिए मृदा एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि जिस जगह पर उपजाऊ और उर्वरक मृदाएं होंगी वहाँ पर मानव खेती करता है, और खेती करने से वो अपना जो आर्थिक लाभ कमाता है और अपना जीवन यापन करता है। और विभिन्न प्रकार की फसलें उगाकर वो उन्हें बाज़ार में बेचकर उनसे धन लाभ कमाता है। अपनी आर्थिक और अपनी दैनिक जीवन की जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है, चाहे वो उसका भोजन हो, चाहे उसके वस्त्र हो, चाहे उसकी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वो उन पर उस आर्थिक रूप से कमाए हुए धन का उपयोग करता है। तो मृदा जो है, जहाँ पर उर्वरक मृदाएं होंगी वहाँ पर अधिक जनसंख्या होना स्वाभाविक है, क्योंकि अधिक उर्वरक मृदा में अधिक फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। जिस प्रकार से भारत की अगर हम बात करें, भारत में उत्तर का विशाल मैदान है। ये नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बनाया गया है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उर्वरक मिट्टी होती है। इसमें बहुत अधिक खेती और फसल बहुत अधिक मात्रा में खेती की जाती है, कृषि करी जाती है, और बहुत अधिक मात्रा में फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसलिए जो मृदा है वह भी बहुत बड़ा एक कारक है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने का। जहाँ अधिक मात्रा में उर्वरक मृदाएं पाई जाती हैं, मिट्टियाँ पाई जाती हैं, वहाँ की जनसंख्या उन क्षेत्रों की अपेक्षा जिन क्षेत्रों में मृदाएं अनुर्वरक होती हैं, जैसे कि राजस्थान में एक लंबा क्षेत्र है जो रेगिस्तानी है, जहाँ मिट्टी कैसी है, रेतीली मिट्टी है, तो वहाँ जनसंख्या कम है। और इसी के अन्य और जगह जहाँ मृदा कम उर्वरक होती हैं उन जगहों पर भी जनसंख्या विरल होती है, क्योंकि मिट्टी में उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता। मिट्टी की जो क्षमता होती है फसलों को या किसी भी फसल के उत्पादन के लिए, वो उत्पादन अच्छा नहीं दे पाती। इसी के साथ जो हमारा अगला कारक है, आर्थिक कारक, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है। इसको हमने 3 इसके घटक हैं: खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। जो खनिज हैं, जिन क्षेत्रों में हम पहले चर्चा कर लेते हैं खनिज की, जिन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में लोग अधिक निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें रोजगार प्राप्त होता है। खनिजों को खोद कर, खनन कर कर वह अपना दैनिक जीवन की जो उनकी दिनचर्या की आधारभूत चीज़ें हैं, भोजन है और रोजगार है, स्वास्थ्य है, अपनी सभी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो जैसे कि आप राजस्थान में भी बहुत खनिज पाए जाते हैं, और राजस्थान से अधिक खनिज हमारे छोटा नागपुर के पठार जो झारखंड में है पाए जाते हैं। झारखंड में झरिया की खान है, कोयला उत्पादन क्षेत्र है, तो बहुत लोग उस क्षेत्र के आसपास निवास करते हैं, क्योंकि उनको रोजगार खनिजों को खोद कर और खनिज खनन कर कर रोजगार प्राप्त होता है। तो यह एक आर्थिक कारक है खनिज, जो जिन जिन
भारत के राज्यों में या विश्व में जहाँ कहीं भी खनिज पाए जाते हैं, उन सभी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है। उस खनिज क्षेत्र के चारों ओर लोग बस जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर खनिज का खनन करके रोजगार प्राप्त होता है और आर्थिक लाभ भी होता है। फिर है नगरीकरण। नगरीकरण भी आर्थिक कारक है जनसंख्या के वितरण का, क्योंकि जिन क्षेत्रों में, जो क्षेत्र नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वहाँ सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ अन्य सुविधाएं, जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक भवन भी, कार्यालय भी होते हैं, और रोजगार, फैक्ट्रियाँ और विभिन्न प्रकार के होटल, ये सभी नगरीय क्षेत्र में मिलते हैं। और ये सभी सुविधाएं पाने के लिए लोग नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास कर जाते हैं, और प्रवास करने की वजह से उन सभी क्षेत्रों की जो आबादी है या नगरीय क्षेत्र का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है, और यह नगरीकरण के कारण जो उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो प्रभावित होती है। और इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि जो नगरीकरण है, किसी भी क्षेत्र में जो गांव से लोग नगर की ओर आते हैं, वहाँ की मूलभूत सुविधाओं के कारण अपने आप को नगरीय क्षेत्र में निवास करने का उनका मुख्य कारण, प्रवास करने का मुख्य कारण रोजगार भी है। तो नगरीकरण भी आर्थिक कारक है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने का। औद्योगिकरण भी आर्थिक के कारण है, क्योंकि औद्योगिकरण जिस जगह पे होगा, यानी उद्योगों का विकास होगा, उस जगह पर मानव का बसाव भी होगा, क्योंकि मानव औद्योगिकरण के द्वारा अपने व्यवसाय, औद्योगिकरण के द्वारा व्यवसाय करना, औद्योगिकरण के द्वारा लोगों को रोजगार मिलता है। तो लोग अपने आवास भी अपने उद्योगों के समीप ही बना लेते हैं, ताकि उन्हें आने जाने में ज़्यादा समय का व्यय ना करना पड़े। तो आर्थिक कारण के अंतर्गत खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण, ये 3 बिंदु हैं, ये 3 इसके कारक हैं। इसके अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, तो जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक हैं वह भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम देखें, लोग अपने धर्म से और अपने समाज से जुड़े होते हैं, और हर व्यक्ति अपने समाज के साथ रहना पसंद करता है। और सांस्कृतिक कारक की अगर हम बात करते हैं, तो लोग अपनी संस्कृति से भी बहुत प्यार करते हैं, और अपनी, जैसे भारतीय लोग हैं वो अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, इसलिए वो भारत में रहना अधिक पसंद करते हैं। अगर हम बात करें किसी भी राज्य की संस्कृति की, तो उत्तर भारत के लोग उत्तर भारत में रहना अधिक पसंद करते हैं, दक्षिण भारत के लोग दक्षिण भारत में रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि उन सभी के उन क्षेत्रों में वे सभी सांस्कृतिक चीज़ें, उनकी भाषा, उनका पहनावा, उनका खान पान, और वे उनके समाज के लोग रहते हैं। तो यह सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी हैं जो उनके समाज के लोगों को उनकी संस्कृति और समाज के द्वारा आपस में जोड़ कर रखते हैं, और उनके समीप, उनके पास रखते हैं। और इसी कारण से जो समाज में लोगों का सांस्कृतिक विकास होता है, वह भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, मैंने आपको अभी इसकी व्याख्या करी कि संस्कृति से लोग प्यार करते हैं, अपने समाज से प्यार करते हैं, और अपने समाज और संस्कृति से प्यार करने की वजह से वो अपने क्षेत्र, जिस क्षेत्र में उनका समाज रहता है, जिस क्षेत्र में उनकी संस्कृति विद्यमान है, उस क्षेत्र में वो रहते हैं, और इस प्रकार से जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले हमने 3 कारक, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन किया है। इसको एक बार आप पुनः देखेंगे और अपने शब्दों में इसको लिखेंगे एक कागज़ पे कि आपको क्या चीज़ समझ में आई है। इसके बाद है जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व हम अगले वाले वीडियो में समझेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। सिंपल और साधारण शब्दों में बता देता हूँ कि जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य क्या है। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों या लोगों की संख्या को हम किस में मापते हैं, जनसंख्या घनत्व, यानी हम प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।